हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड इस चैप्टर में आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी क्या क्या बातें पढ़ ली थी। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज ब्रीदिंग एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन फिर हमने समझा व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। फिर हमें पता चला कि ब्रीदिंग तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप होती है, सेकेंड और फोर्थ स्टेप होता है गैसियस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। तो हमने देखा कि वो कैसे होता है। फिर हमें ये भी देखना पड़ा कि इफ गैसेस आर प्रेजेंट इन द ब्लड हाउ दीज गैसेस विल बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस टिश्यू। तो फिर हमने देखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। साथ ही साथ में हमने कुछ वॉल्यूम्स और कुछ कैपेसिटीज भी पढ़ी थी। अब बारी है पढ़ने की फाइनली अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन? सीधी बात यह है कि तुम भागने लगते हो तो तुम्हारी सांस बढ़ जाती है, तुम तेज से सांस लेने लगते हो। तुम सो जाओ, तुम्हारा जो हार्ट रेट रेस्पिरेटरी रेट है वो कम हो जाएगा। जो हमारी बॉडी जो भी एक्टिविटी कर रही है हमारा रेस्पिरेशन का रेट उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है। अब तुमने भागना स्टार्ट किया था तो हाउ डज योर बॉडी नो कि उसको अब तेज तेज सांस लेना है, उसको जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करना है? बॉडी को कैसे पता चला? या फिर अब तुम सो गए हो या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी, कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो बोलो अरे सांस तेज हो गई, उसके एग्जाम में तुम्हारी सांसें तेज चलने लगती हैं। तो कैसे हमारी बॉडी को पता चल रहा है भाई, किस तरीके से बॉडी एनालिसिस कर रही है? मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन एंड रेस्पिरेशन आर कनेक्टेड। So, for the regulation of respiration, there are various respiratory centers that are present in our brain. तो ब्रेन अल्टीमेटली क्या होता है भाई? ठीक है, ब्रेन जो है वो लीडर है हमारी पूरी बॉडी का, जो पूरी बॉडी का रेगुलेशन है अल्टीमेटली इट इज परफॉर्म बाय ब्रेन। ब्रेन ही है वो जो सबको कंट्रोल कर रहा है। पापा है वो हेड ऑफ द फैमिली है, पापा जी हैं ब्रेन हमारे। अब हमारे ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? आर ब्रेन हैज वेरियस रेस्पिरेटरी सेंटर्स। व्हाट दे हैड? Our brain has various respiratory centers, and these respiratory centers are divided into, number one, we have respiratory rhythm center, secondly we have pneumotaxic centers, and lastly we have chemosensitive area. मैं अगर और स्पेसिफिकली आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप मेरी बात सुनो। ये जो ब्रेन होता है ना, आपका पूरा का पूरा ब्रेन, आपका ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्या होते हैं वो 3 पार्ट? 3 पार्ट होते हैं फोर ब्रेन। हम ये सब पढ़ेंगे इन द चैप्टर न्यूरल टिश्यू वाला। फोर ब्रेन, फिर आपके बॉडी में होता है, फिर आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं मिड ब्रेन, एंड लास्टली आपके ब्रेन का पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन, सबसे पीछे साइड में जो लाई करता है। Now this hind brain is divided into 3 further parts. ये hind brain further 3 parts में divide होता है, और वो 3 parts क्या होते हैं? cerebellum। क्या क्या 3 parts होते हैं? cerebellum, then second we have pons, and thirdly we have medulla। समझ में आ गया? तो भाई hind brain कौन सा पार्ट होता है? आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, this whole part, this is referred to as hind brain। ओके तो अब हाइंड ब्रेन में ये जो दिख रहा है आपको, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर और ये वाला पार्ट, दिस इज सेरेबेलम। यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो दिस इज पॉन्स, एंड सबसे नीचे अगर आप बात करते हो तो दिस इज मेड्यूला। तो इस तरीके से हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। Now these respiratory centers, the pneumotaxic centers, the respiratory rhythm center, these are present in pons and medulla. So दो जगह जहाँ पर respiratory centers brain में present होते हैं वो 2 जगह कौन सी हैं? Number 1 pons and number 2 medulla. Pons और medulla किसके पार्ट है? Pons and medulla are the part of hind brain. Hind brain के पार्ट हैं pons और medulla. तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी, लोकेशन कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर प्रेजेंट इन पॉन्स एंड इन मेड्यूला। अब 3 रेस्पिरेटरी सेंटर बोले तो अब देखना पड़ेगा ना कि कौन सा पॉन्स में प्रेजेंट है, कौन सा मेड्यूला में प्रेजेंट है और फंक्शन क्या है। इतनी सी बात है बस, और ये खत्म हो जाएगा। तो चलो भैया देख लेते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कहाँ प्रेजेंट होते हैं। पॉन्स और मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 3 सेंटर्स होते हैं? फर्स्टली वी हैव रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, सेकेंड वी हैव न्यूमोटेक्सिक सेंटर, एंड थर्ड वी हैव कीमोसेंसिटिव एरिया। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। सो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसमें 2 सेंटर्स होते हैं, द इंस्पायरेटरी सेंटर एंड द एक्सपायरेटरी सेंटर। कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा।
कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है नेम वन रेस्पिरेटरी सेंटर विच इज प्रेजेंट इन मेड्यूला, द आंसर विल बी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ओके, एंड व्हाट डज इट डू? नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा कोई सेंटर है जो क्या रेगुलेट कर रहा है? द सेंटर विच इज रेगुलेटिंग द रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। रिदम, रिदम समझते हो आप? जैसे आप गाना गाते हो अगर, तो बोलते हैं हा हा सुर में गाओ, रिदम में गाओ। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रिदम? रिदम मीन्स होता है कंटिन्यूएशन, मतलब एक फ्लो होना चाहिए आपके गाने में। तो रिदम का क्या मतलब है? अगर हम रेस्पिरेशन के रिदम का डिस्कशन करें तो व्हाट डज इट मीन? इट शुड बी कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि अभी 4 बार सांस ली फिर 10 मिनट के लिए रुक जाऊं फिर 4 बार सांस ले लूंगी। नो, जो रेस्पिरेशन है वो एक कंटिन्यूअस मैनर में, एक पैटर्न में, एक रिदम में होना चाहिए। एंड इट इज रेगुलेटेड बाय विच सेंटर? इट इज रेगुलेटेड बाय रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कहाँ प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। या तो पॉन्स में होगा या तो मेड्यूला में होगा। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। काम क्या करता है? इट रेगुलेट्स द रेस्पिरेटरी रिदम। व्हाट इट डू? इट रेगुलेट्स द रेस्पिरेटरी रिदम। ओके, नेक्स्ट वी हैव न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स। तो न्यूमोटैक्सिक, P फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड दे आर प्रेजेंट इन P फॉर पॉन्स। तो या तो मेड्यूला में होते हैं सेंटर्स या तो पॉन्स में होते हैं। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स आर प्रेजेंट इन पॉन्स। नाउ व्हाट डू दे डू? इट मॉडरेट फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब सीधी सीधी सी बात यह है कि अभी जो आपने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पढ़ाना भी आपने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है इसको कंट्रोल करते हैं द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसको कौन कंट्रोल करता है? इसके फंक्शंस को रेगुलेट करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर? टू रेगुलेट द एक्टिविटी, टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। आगे कहानी समझ। Impulse from this center reduces the duration of inspiration and thereby alters respiratory rate. अब एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं आपको शुरू से समझाऊं तो कहानी ऐसी होती है। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। अब जो ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर है ये जाके रेगुलेट करता है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इसको रेगुलेट करता है। और जो डीआरसी होता है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इट रेगुलेट्स इंस्पिरेशन। तो भाई क्या होता है, सीधे सीधे इसलिए वहां पे लिख दिया कि जो इम्पल्स होती हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर से, वो क्या करती हैं, वो रेट ऑफ इंस्पिरेशन या ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को क्या करती हैं, कम कर देती हैं। और अगर इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम हो रही है, इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि पूरा रेस्पिरेटरी रेट अफेक्ट होगा। तो क्या मतलब है भाई, अगर इम्पल्स जो हैं इस सेंटर से आ रही हैं और क्या हो रहा है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन कम हो रहे हैं, तो ओवरऑल रेस्पिरेटरी रेट अल्टर होगा। आपको इतना कुछ भी नहीं अगर याद हो रहा है तो आपको सिंपल सी एक बात याद रख लो। पहला होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो प्रेजेंट होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। दूसरा होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि प्रेजेंट होता है पॉन्स में। फंक्शन क्या होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर का, न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अभी के लेवल पे अगर आप इतना भी समझ पा रहे हो तो दिस इज वेरी गुड। ओके, क्लियर हो गई कहानी। अब तीसरा देख लेते हैं, दैट इज कीमोसेंसिटिव एरिया। तो उसके नाम से समझ आ रहा है भाई कीमोसेंसिटिव एरिया कि इट इज सम एरिया। अब क्या करता है ये एरिया, सीन एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। क्या करने से पहले तो हम उसकी लोकेशन देख लेते हैं। सो कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया लाई एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ना, सपोज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, अगर आप ब्रेन का डायग्राम देख रहे हो तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यहाँ पॉन्स वाले पार्ट में लाई कर रहा है, पॉन्स वाले पार्ट में ये लाई कर रहा है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। सो इससे लग के एडजेसेंट टू इट, इसके एडजेसेंट ही प्रेजेंट होता है कीमोसेंसिटिव एरिया। कौन सा एरिया प्रेजेंट होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया। अब उसके नाम से अगर आप देखो तो एक चीज कीमो मीन्स केमिकल्स, कीमो कहाँ से आया, केमिकल सेंसिटिव एरिया।
मतलब कोई ऐसा एरिया है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के साइड में, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के साइड में कोई एक ऐसा एरिया है जो केमिकल्स के लिए सेंसिटिव है। मतलब अगर केमिकल्स कुछ भी कम ज़्यादा हुए तो ये एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि वो केमिकल कौन से हैं जो कीमोसेंसिटिव एरिया पे इफेक्ट डालते हैं। सो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहला केमिकल इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सेकंड इज H+ ions. So what are the two different chemicals that affect chemosensitive area? Number one, carbon dioxide concentration, and second, H+ ion concentration. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे आयंस होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको अफेक्ट करते हैं, किसको स्टिम्युलेट करते हैं, ये स्टिम्युलेट करते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया को। अब होता क्या है भाई, एक्टिवेट कर दिया इन्होंने, सीधी सीधी बात है, आप मान लो CO2 का कंसंट्रेशन कम हो गया और H+ आयन का कंसंट्रेशन भी कम हो गया, तो क्या होगा, कीमोसेंसिटिव एरिया स्टिम्युलेट हो जाएगा। और कीमोसेंसिटिव एरिया स्टिम्युलेट हुआ तो वो किसको स्टिम्युलेट करेगा, इट विल स्टिम्युलेट द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। वो जाके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को स्टिम्युलेट करेगा कि अपना कॉम्प्लीमेंट्री कि अपना कुछ दिखाओ कंपनसेटरी मैकेनिज्म और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाओ, बिकॉज हमारी बॉडी में CO2 कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ने लगेगा या फिर स्लो डाउन होने लगेगा। समझ में आ गई कहानी, ठीक है। रिसेप्टर्स इन एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी आल्सो रिकॉग्नाइज चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ concentration एंड सेंड सिग्नल्स टू रिदम सेंटर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है, बिकॉज जब आप पढ़ोगे अबाउट बैरो रिसेप्टर्स, तो बैरो रिसेप्टर्स का पूरा कंसेप्ट इस चीज़ पर बेस्ड होता है, बैरो रिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर्स। क्या होता है, जो हमारा एओर्टिक आर्च होता है, अभी एओर्टिक आर्च क्या होता है, अब एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, मैं जब 11th क्लास में थी। तो अभी हम हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट, इसके बाद वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एवरीथिंग अबाउट हार्ट, तब आपको समझ में आएगा कि एओर्टिक आर्च क्या होता है, कैरोटिड आर्टरी क्या होती है। क्या होता है भैया, ये देखो, ये हार्ट होता है हमारा कुछ इस टाइप का, और हार्ट से निकलता है यहाँ पे एओर्टा। अब एओर्टा के 3 पार्ट होते हैं, एओर्टा कुछ इस टाइप का होता है, बड़ा सा ट्यूब होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो ये जो पार्ट हो जाता है, ये हो जाता है असेंडिंग एओर्टा, जो ये टर्न होता है यहाँ तक, ये हो जाता है आर्च ऑफ एओर्टा, और जो ये नीचे आने वाला होता है ये हो जाता है डिसेंडिंग एओर्टा। कौन सा हो जाता है, ये डिसेंडिंग एओर्टा। अब भाई क्या होता है, ये जो आर्च ऑफ एओर्टा होता है, इससे कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं, इससे कई सारी नहीं, इससे मेनली 3 ब्रांचेस निकलती हैं, 3 ब्रांचेस निकलती हैं इससे, और जो 3 ब्रांचेस होती है उसमें से ही होती है एक कैरोटिड आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी। समझ में आ गई कहानी, ठीक है। सबक्लेवियन होती है, ब्रेकियोसेफेलिक होती है और एक कैरोटिड होती है, अगर मैं सही बोल रही हूँ, जहाँ तक मैं सही ही बोल रही हूँ, मुझे पता है इतना तो, ओके, ठीक है, समझ आ गई कहानी। सो क्या होता है, अभी आप इसमें हार्ट के चक्कर में मत उलझो, क्योंकि वो तो नेक्स्ट चैप्टर में समझ आ जाएगा। अभी आप ये अपने ब्रेन में कंसेप्ट बनाओ कि कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट कैसे होता है। कीमोसेंसिटिव एरिया का एक्टिवेशन टोटली डिपेंड करता है ऑन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+। अगर इनकी कंसंट्रेशन में CO2 एंड H+ कोई भी चेंजेस आते हैं, सो दीज कीमोसेंसिटिव एरिया वो तुरंत ही इसको ये चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जो भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं दोनों आयंस के लिए, CO2 और H+ के लिए, नॉट दोनों आयंस के लिए, इन एओर्टिक आर्च, कैरोटिड आर्टरी, ये इस चीज़ को एनालिसिस कर लेते हैं कि हाँ CO2 का लेवल कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, H+ का लेवल कम या ज़्यादा हो रहा है, तुरंत ही इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है और सिग्नल्स भेजे जाते हैं टू द ब्रेन। कहाँ सिग्नल्स भेजे जाते हैं, ब्रेन के पास। कहाँ, ब्रेन में भी, कीमोसेंसिटिव एरिया में। कीमोसेंसिटिव एरिया क्या करेगा, कीमोसेंसिटिव एरिया फटाफट से एक्टिवेट करता है द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। किसको एक्टिवेट करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और जब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को एक्टिवेट कर देता है कौन, ये हमारा जो हमारे कीमोसेंसिटिव एरिया है, तो उसके बाद क्या होगा, रेस्पिरेशन का जो रेट है वो अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। समझ आई कहानी। तो क्या हो रहा है, सीधी सीधी सी बात ये है, कंसंट्रेशन, देखो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और H+ चेंज हुई, कुछ भी हुई चेंज। अब चेंज में कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, तो कौन एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। अब जब रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए तो फिर क्या हुआ, रिसेप्टर्स ने एक्टिवेट किया इन टर्न जाके कीमोसेंसिटिव एरिया को। किसको एक्टिवेट करा, कीमोसेंसिटिव एरिया को। और कीमोसेंसिटिव एरिया ने इन टर्न क्या किया, कीमोसेंसिटिव एरिया ने इन टर्न एक्टिवेट करा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को।
और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जब एक बार कंट्रोल हुआ तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली, रेट ऑफ रेस्पिरेशन चेंजेस अकॉर्डिंगली, रेट ऑफ रेस्पिरेशन चेंजेस अकॉर्डिंगली। समझ में आई कहानी, क्या हो रहा है? तो कुछ नहीं भाई, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और H+ में कोई भी अगर चेंज आता है तो उससे रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए। रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ पे? एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी पे। रिसेप्टर्स ने जाके सिग्नल पहुंचाया कीमोसेंसिटिव एरिया ने, कीमोसेंसिटिव एरिया ने एक्टिवेट किया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और इससे रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को एट सम मिनिमल लेवल कंट्रोल कर लिया गया। क्लियर सब कुछ? ओके, चले आगे, बढ़िया। ओके तो आगे चलना ही नहीं है, दैट इज इट फॉर टुडे। सो बहुत ही शॉर्ट में हमने पढ़ा द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इतना ही है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट में पढ़ाया या कम पढ़ा, इतना से ही पढ़ना है बस आपको रेगुलेशन में। ओके तो अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो डाउट्स को फटाफट से पूछ लो, और नहीं तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।